फ्रेंड्स, आज हम एक सिविल प्रोसीजर कोड का एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस जो है वो है ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एज ए लॉ स्टूडेंट और बिलोंगिंग टू द लीगल फील्ड आप जानते होंगे ये प्रोविज़न किस बारे में है, तो मैं इतना डिटेल में प्रोविज़न डिस्कस नहीं करूँगी, मैं केस ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो ये एक्चुअली रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में है। तो जो बेसिक लीगल क्वेश्चन इस केस में अराइज हुआ है वो ये अराइज हुआ है कि वेन एवर ए प्लेंट इज़ बिन रिटर्न अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 और 10A, तो जब फ्रेश सूट फाइल किया जाएगा उस कोर्ट में जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, क्योंकि एक प्लेंट तभी रिटर्न होता है जब कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो उस कोर्ट को अगर इस ट्रायल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो उसको रिटर्न कर देगा। तो अब पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है उस कोर्ट में जिसमें जुरिस्डिक्शन हो उस सूट को प्रोसीड करने की। तो रिटर्न होने के बाद नाउ पार्टी अप्रोचेज टू द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन। नाउ इस कोर्ट में किस स्टेज से जो सूट है वो प्रोसीड होगा, क्या स्टेज वो वही होगी जिस स्टेज पे वो रिटर्न किया गया है प्लेंट, या फिर डी नोवो यानी फ्रेश जो है वो ट्रायल कमेंस होगी। तो यही इशू था फ्रेंड्स जो इस केस में डील किया गया है। मैं आपको केस का नाम बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। केस का नाम है MS एक्सेल करियर्स वर्सेस फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब केस को आगे जाने से पहले केस के एक ब्रीफ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं ये बेसिकली एक रिकवरी सूट था जो गुड़गांव कोर्ट में फाइल किया गया था, और एक्चुअली इट वाज फाइल्ड इन द ईयर ऑफ 2004। जब ये सूट फाइल किया गया तो डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन उठाई विद रेस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द गुड़गांव ट्रायल कोर्ट। उस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन किया गया एंड देन डिसाइड किया गया कि येस, गुड़गांव कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन लाइज विद द दिल्ली कोर्ट। तो उस प्लेंट को रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने भी इस आगे यही कंफर्म किया कि येस जुरिस्डिक्शन नहीं है गुड़गांव कोर्ट को, और उन्होंने एक टर्म यूज़ की इस केस में जो कि वो टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टर्म उन्होंने यूज़ की वो रिटर्न द फाइल, ये वाली टर्म उन्होंने यूज़ की इंस्टेड ऑफ रिटर्न द प्लेंट। इस पे ही जो बेसिकली एक इशू भी उठ गया इसी जो टर्म यूज़ की गई है उस पर। उसके बाद जो है एग्रीव्ड पार्टी जो थी उसने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को थ्रू SLP अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे ये बोला गया है कि ये रिटर्न द फाइल हुआ है, रिटर्न द प्लेंट नहीं हुआ है। दैट मीन्स एक्चुअली ट्रांसफ़र हुआ है केस गुड़गांव कोर्ट से दिल्ली कोर्ट में। तो उसके साथ ही कुछ और प्लीज़ भी उठाई गई और दोनों पार्टीज़ ने कंटेंशंस लिए। तो जो बेसिकली कोर्ट ने फिर डिसाइड किया, वो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो प्रोविज़न है ऑर्डर 7 रूल 10, इट इज़ नॉट लाइक सेक्शन 25 क्लोज 3 एंड सेक्शन 24 क्लोज 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये ट्रांसफ़र और विड्रॉल को डील करते हैं। और जब ट्रांसफ़र या विड्रॉ होता है कोई भी केस, उस केस में डिस्क्रिशन होती है कोर्ट के पास, या वो डी नोवो प्रोसीडिंग्स करता है या फिर वो उसी स्टेज से कमेंस करता है जिस स्टेज पे ट्रांसफ़र या विड्रॉ हुआ है केस। लेकिन ऐसे कोई भी डिस्क्रिशन प्लेंट रिटर्न जब होता है उस केस में कोई भी डिस्क्रिशन कोर्ट को नहीं दी गई है, तो हम इम्प्लाइडली कोई भी डिस्क्रिशन कन्फर नहीं कर सकते हैं कोर्ट को। तो ये एक चीज़ कोर्ट ने उठाई। दूसरी चीज़ कोर्ट ने बोला कि हाँ यही लॉ है कि जब भी प्लेंट रिटर्न होगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 तो डी नोवो प्रोसीडिंग्स होंगी। दैट मीन्स जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो फ्रेश होंगी। तो जिस दिन आप जो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में रिटर्न होने के बाद प्लेंट उस कोर्ट में आप अप्रोच करते हो और दोबारा से फ्रेश जो है प्लेंट फाइल करते हो, तो वो वहाँ से कमेंस हो रही है प्रोसीडिंग्स, और वो सारी प्रोसीडिंग्स ऐसे ही चलेंगी जैसे पहले कोई प्रोसीडिंग थी ही नहीं। तो ये एक चीज़ थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस केस में जो हुई वो ये हुई कि हालांकि लॉ ये है, इसके बाद भी कोर्ट ने जो है इस स्पेसिफिक केस में जो प्लेंट जब रिटर्न होके फाइल किया गया दिल्ली कोर्ट में, तो वो उसी स्टेज से हुआ जिस स्टेज से वो गुड़गांव कोर्ट से रिटर्न किया गया था।
यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो स्पेशल पावर्स होती हैं जो स्पेशल केसेस में एक्सरसाइज की जाती हैं। जैसे आर्टिकल 142 हुआ, आर्टिकल 136 हुआ। तो यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कोई भी लीगल प्रोविज़न फॉलो करने के लिए। तो वहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि अगर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आप कोई लीगल प्रोविज़न का करते हो तो वो अल्टीमेटली पार्टीज़ के एक पार्टी के लिए इनजस्टिस प्रूव होता है, तो वहाँ पे आप अपनी स्पेशल पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी स्पेशल पावर एक्सरसाइज की और कोर्ट ने कहा कि ये जो हम डिसीजन दे रहे हैं कि उसी स्टेज से होंगी जिस स्टेज से गुड़गांव कोर्ट से रिटर्न हुई थी, ये इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टिक टू दिस केस ओनली। क्यों? रीजंस कोर्ट ने दिए यहाँ पे। कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक तो यहाँ पे जो 16 क्लोज बी, ये एग्रीमेंट का एक क्लोज है जो दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो है दिल्ली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी इफ़ एनी ऑफ द इशू अराइजेज विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज़। तो ये जो इशू है ये डिफेंडेंट ने बहुत लेट उठाया, काफ़ी लेट डिफेंडेंट ने उठाया। सेकेंडली ये कि जब प्लेंट रिटर्न हो गया था तो उसकी एप्लीकेशन भी डिफेंडेंट ने लगानी ज़रूरी नहीं समझी ट्रायल कोर्ट में। ये प्लेंटिव था जिसने रिटर्न की एप्लीकेशन लगाई। ये दो इश्यूज़ जो थे वो बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहे थे डिफेंडेंट के। थर्डली कोर्ट ने बोला कि जो गुड़गांव कोर्ट है वहाँ पे ऑलरेडी मैटर क्लोज हो चुका है, एविडेंसेस दिए जा चुके हैं एंड प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड नाउ जो फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए केस डिसाइड हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये उसी स्टेज से प्रोसीड होगा, मीन्स आर्ग्यूमेंट के स्टेज से ये दिल्ली कोर्ट में चलेगा। तो ये सब इस केस में डिसाइड हुआ और फिर अल्टीमेटली जो था सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करने से डिक्लाइन कर दिया। तो गाइज़ आई होप आपको केस समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन हो सकता है मैं कहीं ना कहीं चूक गई हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग मैं ये सब शुरू कर रही हूँ, इतना प्रोफेशनल भी शायद मैं साउंड नहीं कर रही होंगी। तो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं इस तरह के और वीडियोज़ डालूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना इलेबोरेटली आपको समझा सकूँ और जितना सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूँ मैं उतने सिंपल टर्म्स में समझाऊँ। तो गैस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी दूसरा वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।